गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपने फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है और जिसमें हम कर रहे हैं 13 चैप्टर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने लगभग लगभग कर लिया था। बस इसके अनुपात की बात करें तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इसको आप खुद से निकाल लीजिएगा कि जो आपने 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस का आपने जो आयतन निकाला, सॉरी ठीक है, जो आपका एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरा जो हमारे छोटे छोटे घन बने थे, है ना, उसकी कितनी थी भुजा, जो हमने निकाली भी थी? देखो जरा, अपनी कॉपी पे लिखा होगा। मैम आवाज कम आ रही है आपकी। बाकी बच्चों को भी आवाज कम आ रही है कि एक बार बता दीजिए। नो मैम। ठीक है, आ तो रही आप है क्लास मैम। को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा इसकी भुजा बताओ। आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था ना, जो हमने 8 घनों से जो भुजा निकाली थी, जो हमने क्यूब रूट किया था 216 का, आई थिंक ऐसे हमने कुछ घनमूल किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6। किसी ने नोट नहीं किया था क्या वो क्वेश्चन? ठीक है, नो मैम, आपने मना कर दिया था, आपने बोला था सिर्फ समझ लो। तो आपने सॉल्व नहीं किया क्या? नो मैम। कोई बात नहीं, तो मैं बता देती हूँ। उसकी जो साइड आई थी वो 6 आई थी, तो वो आप देख लेना रिकॉर्डिंग, पिछली क्लास के रिकॉर्डिंग में समझ लेना। फटाफट से हमने समझा था, क्योंकि 2 ही क्लासेस है तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट नहीं करेंगे। एक घन की भुजा आ गई है 12, दूसरे की 6। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना। ठीक है, और उसके बाद जो भी इनके बीच का अनुपात होगा, अनुपात मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपने भाग कर देना है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, वो आपका अनुपात होगा। ठीक है, तो बस यही था इसमें। इसको फिर से नहीं देखेंगे, इसको आप रिकॉर्डिंग देख लेना पिछले क्लास की। डाउट होगा तो मेरे को मैसेज में पूछ लेना। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है, जो और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बहकर समुद्र में गिर रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बताओ 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो सबसे पहली बात, आपको जो नदी के बारे में दिया है, आपको गहराई उसकी दी है। गहराई मतलब उसकी ऊंचाई। देखो, कोई चीज कितनी गहरी है, कितनी नीचे की तरफ को है, वो उसकी ऊंचाई होती है। तो आप लिख सकते हैं कि इस नदी की जो ऊंचाई है, मतलब की जो हाइट है, वो है 3 मीटर। और इस नदी की बात करें तो इस नदी की जो चौड़ाई है, मतलब ब्रेड्थ है, वो है 40 मीटर। और इस नदी की जो लंबाई है, क्योंकि देखो आपकी जो नदी बहेगी वो ऐसे को बहेगी आगे को, और हमें पता है किसी भी घन या घनाभ की बात करो तो जो सबसे लंबी रेखा होती है वो उसकी लंबाई होती है। तो लंबाई आपको दी है 2 किलोमीटर। तो बताइए क्या इसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? पहले मेरी बात सुने। गहरी का मतलब होता है ऊंचाई, की ये नदी कितनी गहरी है, मतलब यहां से यहां तक ये नदी कैसी है, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी ऊंचाई है, गहराई है। और इसकी चौड़ाई मतलब यहां से यहां तक इसकी कितनी चौड़ाई है वो भी आपको दे रखी है। और लंबाई मतलब कि यहां से यहां तक ये कितना जा रही है। तो क्या इनके मात्रक जो है वो सेम है? देखिए और बताइए, यस और नो। नहीं है। ठीक है, तो है आपका मीटर में, ये है भी है आपका मीटर में, लेकिन जो आपकी लंबाई है वो किस में है? किलोमीटर में। किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अच्छा, 1000। बिल्कुल सही, 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम अगर 1 किलोमीटर में 1000 है तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? क्या दो करेंगे? दो 2000 मल्टीप्लाई मैम। करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 में 1000 की गुणा करो तो आपके पास आ जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, अब देखिए तीनों मीटर में आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि आप बताओ कि अगर ये जो नदी है, ये 1 घंटा प्रति घंटा की आपको ये चाल दे रखी है। आपको कहा है कि 1 घंटे में ये नदी कितना चल रही है और 1 मिनट में कितना चलेगी। तो हमें पता है कि अगर हम इसके आयतन निकालें, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, आयतन निकालें, आयतन ही तो है कि इसने इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसने कितनी जगह को घेर रखा है, कितनी ये खुद में जमीन को समा रही है, वो सब इसके आयतन में होगा। तो हम कहेंगे कि हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस नदी का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आयतन? ये एक घनाभ है,
L गुना B गुना H। ठीक है, नदी का आयतन निकाल लीजिए पहले तो 1 घंटे में, क्योंकि आपको 1 घंटे की इंफॉर्मेशन दी है। तो नदी का आयतन समय कितना है, तो समय है 1 घंटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समय 1 घंटा है तो इसका हम आयतन निकालेंगे, तो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनको गुणा कर लो, LBH कर लो, तो यहां पर आ जाएगा 2000 गुणा 40 गुणा 3। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 4×3 = 12, 12×2 = 24, तो यहां पर आ गया 24,000। तो ये कब है, ये 1 घंटे में इतना चल रही है, 1 घंटे में ये 24,000 जो है वो चल रही है। लेकिन 1 मिनट का पूछा है, तो 1 मिनट का कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 1 मिनट समय के बारे में निकालना है कि 1 मिनट में नदी समुद्र में कहां तक गिरेगी या कितनी गिरेगी, तो हम क्या करेंगे, 24,000 को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो वैसा आप इसका पता लगा सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौके 24, 1 0 से 1 0 कट गई। 4000 मैम। हाँ, लेकिन थोड़ा सा गलत हुआ है, 4×3 = 12 नहीं, 120 आना था, मैंने 12 कह दिया था। 40×3 = 120, 120 में जब 2000 की गुणा करेंगे तो 24,000 आएगा। तो यहाँ पर भी 24,000, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 3 0 लग जाएंगे, 4000। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में 4×3 = 12, 12×2 = 24 कर दिया, लेकिन मैं भूल गई कि 4 0 लगनी है। क्यों, 3 0 इसके पास है, 1 0 इसके पास है, तो टोटल कितनी 0 लगेगी, 4 0 लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे 4 0 आएंगी, और 1 0 से 1 0 कट गई, तो 3 0 बच जाएंगे। तो 4000 मीटर, क्या स्क्वायर या क्यूब, क्यूब मैम। क्यूब। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वो है कि 1 मिनट में जो आपकी नदी है वो इतना ट्रेवल करी। मैम ठीक लिख है, रहे। लिख लीजिए, 1 मिनट, सॉरी। इस क्वेश्चन वैसे मुझे लगता नहीं आएगा, पर अगर आता है तो इसमें ध्यान ये रखना कि 2 किलोमीटर को आपने मीटर में बदलना है। 5 नंबर में तो ये नहीं आने वाला, 1-2 नंबर में आ सकता है। अगर वैसे नहीं आ सकता ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि ये सवाल नहीं आए, लेकिन फिर भी समझ हमने इसको लिया है। तो फटाफट से लिख लीजिए, क्योंकि अब हम चलते हैं अपनी अगली आकृति की तरफ, बेलन की तरफ। फटाफट से हमें सारी आकृतियां कवर करनी है, 2 ही क्लासेस हमारे पास अब रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी आकृतियों का अच्छे से थोड़ा थोड़ा रिवीजन तो कर ही ले। मैम फिर क्लास कभी नहीं होगी। 1 मिनट, हाँ जी बेटा। मैम फिर क्लास कभी नहीं होगी। फिर आपकी क्लासेस नहीं होगी, अच्छा माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, फिर क्लासेस आपकी होंगी 10th क्लास में। ठीक है, तो ये था इस पूरी एक्सरसाइज के बारे में। अब चलते हैं फटाफट से हम किसकी तरफ, तो बेलन की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि बेलन के जो ये क्षेत्रफल होते हैं ये कैसे होते हैं, कैसे कैसे बने हुए होते हैं, उसको एक बार सीख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो, ये आपका बेलन है। अच्छा, बेलन बना कैसे, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है कि एक आयत था, क्या था, एक आयत था, उस आयत को इन्होंने ऐसे गोल घुमा करके क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो बेलन किस किस से मिलके बना है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि आपका घन किससे बना है, घनाभ किससे बना है, घन बना था। वर्गों से बेलन किस किस से बना है, तो बेलन आपका नंबर 1 बना है आयत से। ठीक है, आयत को इन्होंने क्या किया, आयत को इन्होंने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया और आपका जो है वो ऐसा कुछ तैयार हो गया। लेकिन अभी आयत को फोल्ड किया है तो इसके ऊपर नीचे का हिस्सा तो खाली है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे अभी ढक्कन नहीं है। अगर आप कोई पेपर लेते हो, कागज लेते हो, उसको ऐसे गोल गोल करते हो तो उसका ऊपर और नीचे का हिस्सा तो खुला रहता है ना। तो इसका मतलब एक यहाँ पे आयत का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी चीज किसका इस्तेमाल करें कि ये ऊपर से ढक जाए, बताओ। गोले का मैम। नहीं, गोला तो बेटा वैसा है, मैम फुटबॉल की तरह होता है, गोला तो मैम बेलन। है। 2D शेप बताओ, आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, किसका यूज करें, वृत्त मैम। वृत्त मैम। वृत्त वर्ग मैम। ऐसा होगा फिर वृत्त। वृत्त। ठीक है, तो वृत्त लगेगा। एक तो बेलन को बनने के लिए आयत चाहिए, दूसरा चाहिए वृत्त। तो कितने वृत्त चाहिए, 2 वृत्त लगेंगे। एक ऊपर वाले हिस्से को
करेगा कवर, यहाँ वाले को और एक नीचे वाले को भी तो कवर करेगा। तो कितने वृत्त? 2 वृत्त। तो आपका जो बेलन है वो किससे बना है? एक तो आयत से बना है, दूसरा इसमें 2 वृत्त हमने इस्तेमाल किए, तब जाके आपका एक बेलन जो है वो बन के तैयार हुआ। जिसको ये चीज समझ आ गई वही टाइप करें, डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। ठीक है, आयत से कैसे बना है? तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है आपकी किताब में ही कि ऐसे एक कागज था आयत के आकार का, उसको फोल्ड कर दिया तो ये वाला हिस्सा बन गया, और इसके ऊपर जब क्या कर दिया, इसके ऊपर जब वृत्त का ढक्कन लगा दिया ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी, तो क्या बन गया? ये एक पूरी आकृति बन के तैयार होगी, जिसको हम कहते हैं बेलन। अब बात करते हैं बेलन के कुछ क्षेत्रफलों के बारे में। अब क्योंकि बेलन आपका आयत और वृत्त से मिलकर के बना है, तो बेलन जो आपका जब बनेगा तो उसके उसके एरिया को, उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें भी आयत और वृत्त दोनों के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लिया मैम। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पहले तो मुझे बताओ बेलन के पास कुल पृष्ठ है कितने? 4। नहीं 2 मैम। 2 मैम। नहीं नहीं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। 3 है, बिल्कुल सही। 2 यहाँ पर वृत्त है, ये देखो 2 यहाँ पर वृत्त है और एक यहाँ पर आयत है, तो 3 पृष्ठ हुए, 2 वृत्त और एक ये वाला हिस्सा। तो हम कहेंगे कि ये बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं। तो अगर हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये हमारे पास पहला पृष्ठ है, ये है दूसरा और ये है तीसरा। तो इट मींस इन तीनों के क्षेत्रफल को निकालो और आपके पास जो है वो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इनके क्षेत्रफल को निकालो और आपस में उनकी जमा कर दो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कौन बताएगा फटाफट से? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट से। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई है। और आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। एक मिनट, क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब बहुत ही ध्यान से एक चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि जब हमने एक आयत को लिया तो इसकी जो ये लंबाई थी, ठीक है, इस लंबाई का क्या बन गया? इसको आपने गोल कर दिया, इसको आपने गोला बना दिया। तो अगर मैं इसको सोचूं कि ये एक गोला, ये भी तो गोला ही है ना, जो आपके आयत का जो जब इसको आप गोल करोगे तो उसका भी तो ऊपर से ऐसा गोला ही बनता है। तो इस गोले को मुझे बताओ, इस गोले का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर हमें इस गोले का क्षेत्रफल निकालना है, ये क्या है? तो ये है वृत्त की परिधि। ठीक है, ये क्या है? ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 2 पाई आर। तो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब हमने देखा कि हमारा जो आयत है उसकी जो लंबाई है वो इस वृत्त की परिधि बन चुकी है, तो हम कहेंगे कि इसका जो माप है, अब ये वृत्त की लंबाई नहीं, अब ये क्या है? ये इसको हम वृत्त की लंबाई को एल नहीं कहेंगे, वृत्त की लंबाई को अब हम 2 पाई आर कहेंगे, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है। किस किस को समझ आया? जब आपने इसको गोल किया तो ये ऐसी आकृति में बन गया। अब ये चीज है क्या? ये तो इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। तो चौड़ाई अब सॉरी हाँ चौड़ाई सॉरी लंबाई थी, ये इसकी लंबाई थी। तो लंबाई को जब हमने गोल कर दिया तो वो 2 पाई आर बन गया, क्योंकि वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि को 2 पाई आर लिखते हैं। और जो इसकी चौड़ाई थी वो इसकी क्या बन गई है? देखा जाए तो वो इसकी ऊंचाई बन गई है। यहां से यहां तक जो चीज है वो इसकी ऊंचाई है। तो अब इसकी चौड़ाई को चौड़ाई नहीं, हम ऊंचाई कहेंगे। तो जब हमने आयत को गोल कर दिया, आयत को जब हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो उससे इस पर फर्क क्या पड़ा कि इसकी जो लंबाई
लंबाई है वो बन गई 2πr और जो चौड़ाई है वो बन गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2πrh। किसका? सिर्फ इस वाले हिस्से का, क्योंकि ये वाला जो आपका तीसरा वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πrh। ठीक है, तीसरे वाले का सिर्फ इतने का ही, अभी इनका नहीं किया है, सिर्फ इतने हिस्से का, क्योंकि ये क्या था, ये आयत से बना था, आयत की चौड़ाई बन चुकी है ऊंचाई और आयत की लंबाई जो है वो ये वृत्त की परिधि थी जिसको हमने 2πr लिख लिया है। चलो, तो अभी के लिए हमें हमारे पास अपनी तीसरी शेप का एरिया तो हमें मिल गया है, क्षेत्रफल मिल गया है जो है 2πrh। अब बात करें तो ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये भी एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल भी होगा πr²। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, पहले और पहले का, दूसरे का और तीसरी आकृति के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। पहले का क्षेत्रफल है πr², दूसरे का क्षेत्रफल भी है πr² और तीसरे का क्षेत्रफल क्या है, तो 2πrh। किस किस को ये चीज समझ आ चुकी है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो पूछ लो। पहला और दूसरा तो वृत्त है ना, तो वृत्त का तो πr² आएगा और जो आपका ये आयत था वो मैंने आपको समझा दिया कि इसकी चौड़ाई बन गई है ऊंचाई और इसकी लंबाई बन गई है वृत्त की परिधि, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर πr² खुद को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr²। जैसे x + x 2x होता है वैसे ही πr² में πr² जुड़ रहा है तो 2πr² हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2πrh है। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या क्या चीज है जो आप कॉमन ले सकते हैं, बताइए मुझे। 2π सिर्फ 2π r भी मैम। r, ठीक है, यार तो हम यहाँ पर यार 2πr कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक r है, इसके पास दो r है, स्क्वायर है ना, तो इट मीन दो r इसके पास होंगे, तो 2πr आपका आ गया कॉमन। तो बताइए पहले पद के पास 2πr कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा? r मैम। अकेला r। ठीक है, और दूसरे वाले एच मैम। तो ये आपका मैम। ये आपका बन गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सही है या गलत है। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, 2πr r+h ये आपके बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर भूल भी गए तो ऐसे इसको बना लेना कि ये आयत है, आयत का जो भी मैंने आपको चीजें बताई उस हिसाब से आप इसको फिर से खुद से भी फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया है, इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये मिटा देती हूँ अभी के लिए। और अब हम बढ़ेंगे इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इस केस में तो अब हो नहीं सकता कि चार सरफेसेस यूज हो रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस केस में, बेलन के केस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इस केस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कैसा? जब आपके दोनों वृत्तों को इग्नोर किया जाएगा, ये कहेंगे कि हमें अपने बेलन को ऊपर से और नीचे से खुला रखना है, हमें जो है वो क्या करना है, सिर्फ इतने ही हिस्से में काम करना है। तो अब बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पास, बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लीजिए पहले तो, नहीं तो आवाज टकराएगी। कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सिर्फ इतने हिस्से में काम करना है, मतलब कि सिर्फ तीसरे हिस्से में ही काम करना है। तो बताओ फटाफट से। 2π मैम। बोलो बोलो, 2π r क्यों? क्योंकि हमने अभी तो निकाला कि तीसरे हिस्से का क्षेत्रफल ये आ रहा है। पहले हिस्से को भी इग्नोर करो, दूसरे हिस्से को भी इग्नोर करो, सिर्फ तीसरे हिस्से को ही तो रखना है, तो उसका क्षेत्रफल लिखो सिर्फ और सिर्फ। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, एक मिनट। मैम आवाज नहीं आ
अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलो, तो अभी हम अब साथ में हम इसका आयतन भी सीख ही लेते हैं। अब क्यों बार बार अब बेलन के बारे में सीख रहे हैं, तो इतना क्यों वेट करें, है ना, इसके साथ में इसका आयतन भी सीख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं आयतन की, तो आयतन क्या होता था कि जितने भी इनके पास आयाम होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास जो घनाभ था, घनाभ के पास लंबाई थी, चौड़ाई थी, ऊंचाई थी, हमने फटाफट से क्या किया, घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दिया था। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें बेलन के केस में हम क्या करेंगे, तो बेलन के केस में इसके पास क्या क्या है, एक इसके पास जो है वो पाई आर स्क्वायर है, मतलब इसका आधार क्या है, इसका आधार है पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है h। देखो आपने अगर आयतन निकालना है ना, तो आयतन का आप एक और भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। आयतन किसी भी आकृति का निकलेगा तो उसके आधार में उसकी ऊंचाई की गुणा कर दो तो वो आपका आयतन होता है। तो मैं अगर बेलन की बात करूं, तो बेलन के पास जो आधार है वो पाई आर स्क्वायर है, और बेलन के पास जो ऊंचाई है वो h है, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। क्योंकि इसके पास इतना ही है और तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो रिपीट किसी को नहीं करना है। अब जब आप देखो घनाभ के केस में आप देखते थे कि 4 लंबाइयां हैं, 4 ही चौड़ाइयां हैं, 4 ही ऊंचाइयां हैं, लेकिन करते तो आप उनको एक एक बार ही गुणा थे ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, लेकिन h तो इनको रिपीट नहीं हम कर सकते, तो ये आज हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और गुणा में h। तो सभी को आयतन का, अगर आयतन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो। आधार होता है जिस पर एक खड़ा है, ये देखो ये इसका आधार है, ये किस पर खड़ा है, तो वृत्त पे खड़ा है। वृत्त ही ना हो, मतलब वृत्त इसका अभी के लिए आधार है जो नीचे की तरफ को होता है। ठीक है, तो आयतन भी हो चुका है अभी के लिए। तो ठीक है, ये थे इसके 3 फॉर्मूले। इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन एक साथ ही हम करेंगे, जिसमें आपका पार्श्व भी निकालना होगा, कुल भी निकालना होगा और आयतन भी निकालना होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कुल और पार्श्व की, तो कर ली, पर फिर से वही बात कि जब 5 ही आपको पूछे जाएं, जैसे मान लो अभी आपको पार्श्व का पता लग गया होगा, पार्श्व के लिए आप डेफिनेशन लिख लो, कुल में 3 के 3 सरफेसेस, 3 की 3 सतहें होंगी, पार्श्व में सिर्फ एक ही सतह होगी, और वो कौन सी वाली, तो वो ये बीच वाली आयत वाली, जिसको मैंने नाम दिया है तीसरी सतह का। ठीक है, तो अगर तीनों की तीनों सतहें यूज हो रही हैं, तीनों की तीनों सतहों को हमने इस्तेमाल करना है, तो आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे। अगर आपने टॉप और बॉटम, या फिर ऐसा लिख लो कि जब आपने वृत्तों को इग्नोर करना है, जब आपके वृत्त शामिल नहीं होंगे, तब आप लगाएंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जब आपके वृत्त शामिल नहीं हो, ठीक है, तब आप लगाएंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अगर केस ऐसा आ जाए, अगर आपको सवाल ऐसा आ जाए कि इनको आयत वाला हिस्सा भी चाहिए, इनको तीसरा हिस्सा भी चाहिए, और इनको एक वृत्त चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, इनको एक वृत्त भी चाहिए, तब क्या होगा, तो बिल्कुल ही आसान है। हमें पता है कि जो आपकी तीसरी सतह है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर एच है। ठीक है, सभी को पता है इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच। और अगर एक और वृत्त के क्षेत्रफल को इसमें अभी जोड़ना है, मतलब अगर 2 सतहों का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक वृत्त के क्षेत्रफल को अगर इसमें जोड़ दें, तो हमारे पास कितनी सतहों का क्षेत्रफल आ जाएगा, 2 सतहों के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 ही सतह हैं, तीनों की तीनों पूछी जाए तो लगा देना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपसे एक ही सतह पूछी जाए आयत वाली, तो लगा देना पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपसे आयत वाला भी पूछा जा रहा है कि आयत वाले के बारे में भी बताओ और साथ में एक और वृत्त है उसको इंक्लूड करो, तो फिर आपका क्षेत्रफल कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच। इसको इन दोनों को आपने आपस में जमा कर देना। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बाकी इस फॉर्मूले को भी आप फिर कर सकते हो कॉमन लेके, यहाँ से कॉमन आ जाएगा पाई और आर, तो ये बच जाएगा पाई आर, अंदर हो जाएगा 2h प्लस आर, ऐसा कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, वो आप कॉमन लेके खुद देख लेना, वैसे कॉमन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ऐसे सिंपल सिंपल सॉल्व करोगे तो भी ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी प्रश्नों की तरफ। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको दिया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सभी को पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि
अच्छा मैंने पार्श्व लिखा था, तो पार्श्व मैंने लिखा होगा, सॉरी पार्श्व नहीं कहेंगे इस केस में, पार्श्व को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा। जहां पे भी आपने पार्श्व लिखा है वहां पे ऐसे गोला लगा के लिख दो कि यहाँ पर इसको अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें वक्र आ चुका है, देखो ऐसे कर्व आ चुकी है, तो जहां पे भी कर्व आती है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे वक्र आ गया तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया है, ऐसा सभी को समझ आया ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr(h). ठीक है, चलो तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है एक बेलन दिया गया है, तो पहले तो बेलन बना लेते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर एक बेलन बना दिया, किसी का डाउट होगा तो बच्चों खुदा पूछ लीजिएगा मुझसे। ये एक बेलन है। फिर से बता। अच्छा मैंने कहा कि जो, हाँ मैंने कहा कि जो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कहा था पीछे, उसको अब पार्श्व का नाम नहीं देंगे, अब उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेलन में वक्र है। ठीक है, कर्व है इसमें, बस ये मैंने बताया था, इसके अलावा कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कहा है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है और जिसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसकी क्या बताओ, इसकी व्यास बताओ। अब हमने तो यहाँ पर व्यास के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, आर से तो रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, तो कैसे निकालेंगे हम व्यास? सोचो, पहले तो सोचना पड़ेगा ना, सॉल्व करना तो सोचना तो पड़ता है, तो सोचिए फटाफट से कैसे निकालते हैं। व्यास और त्रिज्या में क्या कोई रिलेशन होता है? मैम त्रिज्या दुगनी होती है व्यास नहीं, की। थोड़ा सा आपने गलत बोल दिया। व्यास की आधी होती है। हाँ, त्रिज्या का दुगना। व्यास त्रिज्या का दुगना मैम होता है। इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है इसका व्यास निकालो, व्यास आपने निकालना है, जिसको इंग्लिश में हम डायमीटर कहते हैं, तो इसको मैं डी लिख लेती हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो मैंने लिख दिया कि इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr(h), जो बराबर है 88 के। अब यहाँ पे 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे। पाई की वैल्यू आपको हमेशा सवाल में दे रखी होती है, अगर नहीं दे रखी होगी तो आपको यहाँ पर दिया है कि इसको 22/7 आपने लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हमें कहा कि पाई की जगह पे आप 22/7 लिखेंगे। कभी कभी कहा जाता है किसी किसी सवाल में कि पाई को 3.14 ले लीजिए, अगर कभी कभी कहा जाता है 22/7 ले लो। ठीक है, लेकिन अगर किसी सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो आपकी मर्जी है, आपने ये लेना कि ये लेना। ठीक है, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो अभी के लिए क्योंकि हमें कहा है कि 22/7 लेना है तो 22/7 ही ले लेते हैं। पाई हो गया 22/7। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, रेडियस हमें नहीं पता, त्रिज्या हमें नहीं पता, और एच की बात करें तो एच ही तो हमें दी है 14 सेंटीमीटर की, तो 14 लिख दिया। और ये पूरा का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर था, 88 के बराबर था। तो इस पूरे को हम बराबर है कितना लिख सकते हैं, 88 या 88 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बताइए, यहाँ पर किसी को कोई डाउट फॉर्मूला बनाने में या वैल्यू पुट करने में, किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट। नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अभी इसको सॉल्व। तो 7 दिख रहा है, यहाँ पर 14 दिख रहा है, तो 7 7 दूनी 14, और यहाँ पे अब क्या बच गया, 2 22 और 2, तो गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, 88, और आर अभी ऐसे का ऐसा, तो आर को ऐसे का ऐसा ही लिखिए, और यहाँ पर भी आ जाएगा 88। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 88/88, और इसको काट दीजिए तो 1। तो क्या मेरी यहाँ पर रेडियस आ रही है 1 सेंटीमीटर? आप बताइए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इतनी ही है या कुछ गड़बड़ हुई है? नो मैम 2 था इसका आंसर। 2 सेंटीमीटर। रेडियस मैं कह रही हूँ, वो तो डायमीटर है ना, वो व्यास है। मैम
त्रिज्या में एक क्या है? ठीक है, तो इसकी हमारी जो क्या है, इसकी हमारी जो त्रिज्या है वो निकल के आ गई है 1 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या तो हमसे पूछी नहीं है, हमसे तो पूछा है कि इसका व्यास निकालो। तो त्रिज्या 1 है और व्यास क्या होता है, तो व्यास आपका होता है त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 गुना त्रिज्या करेंगे तो आपका जो है वो व्यास आ जाएगा। ठीक है, तो व्यास कितना आ गया यहाँ पर, 2 गुना त्रिज्या, मतलब कि 2 गुना में 1, तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये सब कब होगा, जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी तभी हो पाएगा, है ना। यस मैम। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट होगा। अभी करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फॉर्मूले आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले हमने सीख भी लिए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अब आपको कहीं भी दिक्कत आएगी बनाने में तो आप उसको जो है वो खुद से भी बना पाओगे। ठीक है, तो किसी का माइक फिर से ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर दिया करें। किसी का माइक बीच बीच में ऑन हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, तो माइक ऑफ रखें प्लीज। चलो करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो पहले तो देखो कितना कुछ आपको इसके बारे में दिया है वो पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक टंकी बनानी है, कैसी बनानी है, तो बेलन के आकार की बनानी है और वो कैसी हो। अब टंकी है तो टंकी को अगर आप खुला रखोगे तो क्या उसका कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। तो टंकी कैसी होती है, जो नीचे से भी बंद होती है, उसका नीचे भी एक क्या होता है, नीचे भी उसकी एक सतह होती है, पृष्ठ होता है, और ऊपर से भी बंद होती है तो ऊपर भी उसका एक पृष्ठ होता है। तो ऐसी टंकी इन्हें चाहिए। ऊंचाई ये कह रहे हैं कि ये ऊंची होगी 1 मीटर ऊंची, और इसकी त्रिज्या तो नहीं दी है, इसका व्यास दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर व्यास दिया है, मतलब कि इसका डायामीटर दिया है कितना, तो वो है 140 सेंटीमीटर का। तो कभी भी क्वेश्चन व्यास से सॉल्व मत करना। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमेशा त्रिज्या ही यूज होती है। तो सबसे पहले इस व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए फटाफट से। कितनी आ जाएगी त्रिज्या, 70 मैम। 70। ठीक है, 70 सेंटीमीटर। लेकिन अब ऊंचाई भी हमें दे रखी है इसकी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है 1 मीटर। अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, अब क्या करें, यूनिट तो इनके बदल गए, चेंज हो गए, तो हमें यूनिट को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदले या सेंटीमीटर को मीटर में बदले, इसका उत्तर आपको मिलेगा सवाल में ही, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये है सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, क्योंकि उत्तर आपसे मीटर में पूछा गया है। कैसे मुझे पता लगा, तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं समझ गई कि ये मेरे से किसमें उत्तर पूछ रहे हैं, मीटर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बदल लेते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, है ना। सभी को याद है ना, ये भूल तो नहीं गए। यस मैम। तो ये आ जाएगा 0.70। अब दशमलव के बाद की जीरो को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप 0.7 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दशमलव से पहले कोई संख्या ही नहीं है तो अपनी मर्जी का जीरो आप लगा सकते हैं। तो 0.7 मीटर आपके पास आ चुका है आपका आंसर। ये क्या है, ये आपकी त्रिज्या है। आपके पास त्रिज्या है, आपके पास ऊंचाई है, और आपका जो आकृति है वो बिल्कुल ही बंद है। तो बताओ इसमें कौन सा वाला क्षेत्रफल लगाया जाएगा, वक्र या फिर कुल। कुल मैम। कुल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पूरी बंद इनको चाहिए। पूरी बंद का मतलब इसकी छत भी होगी, इसका आधार भी होगा, दोनों चीजें इसके पास होगी, और बीच वाला हिस्सा तो होता ही होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए क्या होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी आपने लिखा होगा 2 पाई आर एच पाई ब्रैकेट वो वक्र होता है जो आप कह रहे हैं 2πr/h, वो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अगर हम कुल की बात करें तो कुल होता है 2πr आर इनको
ठीक है। R चलो गुना अब पाई की वैल्यू तो देने रखी है, पाई को हम क्या मानेंगे, पाई को हम 22/7 ही मान के चलते हैं। और रेडियस हमें यहाँ पर अभी हमने निकाली तो वो है 0.7, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0.7 और ऊंचाई है 1। तो हमने यहाँ पर बस अपनी वैल्यूज को पुट किया है। ध्यान से देख लीजिए कैसे किया, 2 का 2 ऐसे का ऐसा रखा, पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7, आर हमने अभी निकाली है 0.7 मीटर, और यहाँ पर आर की वैल्यू भर दी। फिर ब्रैकेट शुरू हो गया था, ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाली चीज इस वाली चीज से गुणा कर रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी गुणा का निशान आ जाएगा और 0.7 जमा 1 आपका ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब क्या करना है, पहले इनको अंदर वालों को जमा करो, पहले ब्रैकेट हल करना होता है। गलती से भी इसकी गुणा अंदर मत कर देना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो अच्छे से। हमने 1 में 0.7 को जोड़ना है, हमें पता है इसके पास दशमलव है, इसके पास दशमलव नहीं है। 13.1 के प्रश्न नंबर 1 में हमने दशमलव का जमा सीखा था। 1.7 मैम। हम क्या करेंगे, 1 को अपनी मर्जी का दशमलव दे करके उसके बाद 0 लिख देंगे, और 0.7 को इसके नीचे ऐसे कैसा लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 1, तो ये जमा करके आ जाएगा 1.7, और ये है आपका 0.7 यहाँ पर, ठीक है। और ये भी कितना आ जाएगा, 1.7। चलिए तो अभी बताइए, यहाँ पर कुछ है जो कैंसल आउट हो सकता है, ध्यान से उसको देखो और मुझे बताओ। इसको ब्रैकेट से बाहर 7 निकाल मैम। सकते हैं। 7 एकम 7। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0.1 आ जाएगा। ध्यान देना, इसको जब भाग दोगे तो सिर्फ 1 मत लिख देना, 7 से 7 कटा, लेकिन 7 की शक्ल कैसी थी, तो 7 जिस जगह पे हमने लिखा था उस जगह पे अब 1 आ जाएगा, 7 एकम 7, लेकिन दशमलव और 0 उसके पहले ऐसे के ऐसे ही रहने चाहिए, ठीक है। अब करते मैम हैं, दशमलव हटा के 10 नहीं लगा सकते? हाँ लगा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो वैसा कर लो, 2/22 गुणा 1/10 गुणा 17/10, इसका भी हटा दिया मैंने, ठीक है। अब काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 दूनी 22 और 5, तो 17 में 11 की गुणा करो। अच्छा 10 को मत काटो, 10 को काटोगे तो फिर आपका क्वेश्चन लंबा। चलो ठीक है, इसको आपने हटा के 10 तो लिख दिया ना, पर 10 को काटना मत। क्यों मत काटना, अभी बताती हूँ। क्वेश्चन को इजी रखना है तो 10 को मत काटना, ठीक है। कभी भी नीचे 10 आए, 10, 100, 1000 ऐसी संख्या अगर आती है गुणा में, तो उनको कभी काटना मत, इन सभी को गुणा कर दो पहले तो, ठीक है। तो इनकी गुणा आसान है, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी आ जाएगा 44, और 44 में 17 की गुणा कर लेते हैं, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29, 30, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8, 4, 7, तो ये आ गया 748। इन सभी को क्या करके, गुणा करके, और यहाँ पर 10 को 10 से गुणा करो तो 10 10 से आ जाएगा 100, और आपको अब कुछ भी काटने की जरूरत नहीं पड़ी, भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट से इसको दशमलव में बदल दो, तो क्या आ जाएगा, ये 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि 10 को क्यों नहीं काटना है, और गुणा करने का फिर से सीख लो। हरों की अंशों की गुणा अंशों में करनी होती है, और हरों की गुणा हरों में करनी होती है, ठीक है। मैंने यस मैम कहा, ये वो देख बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। तो आपका आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर, क्या, तो टंकी का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें क्या क्या था, इसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, ऊंचाई मीटर में है, त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या तो दी ही नहीं थी, व्यास दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, पहले उससे हमने त्रिज्या निकाल ली, फिर त्रिज्या आपकी आ गई 0.7 मीटर, और यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हमने इसको जब सॉल्व किया, इसको जब हमने फॉर्मूले में डाला, तो फिर हमारा आंसर ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। पर आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली ये थी कि पहले फॉर्मूला कौन सा लगे उसका ध्यान दे, और दूसरा त्रिज्या दी है या नहीं दी है उसका ध्यान दे, और मीटर सेंटीमीटर का ध्यान दे कि बराबर है या अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखेंगे, पहले आगे देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि इस प्रश्नावली के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से आ जाते हैं एक आधा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही जरूरी, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में सीधा, ठीक है। चलो
तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दे रखा है, ध्यान से इसको देखिएगा। धातु का एक पाइप है जिसकी आपको लंबाई दे रखी है और इसका आपको आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया है। अब ये आंतरिक बाहरी क्या है इसको समझने के लिए पहले आपको एक पाइप बनानी पड़ेगी। तो ये मेरी एक पाइप मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो पाइप होगी ये कुछ ऐसी होगी, क्योंकि पाइप तो ऐसी होती है ना इसमें डबल डबल हो। तो एक आपका ये वाला सरफेस है इसका ऐसी, और दूसरी जो है वो ये ऐसी है, ठीक है, ऐसी। अब सभी को समझ आया कैसी पाइप है? यस मैम। अच्छा, थोड़ी ये बड़ी नहीं होगी, इसके बराबर ही होगी, ये ज्यादा इसकी बड़ी नहीं हो सकती, बराबर बराबर होगी, पर ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी कुछ। तो ये पाइप है, इसके लिए आपको इसका आंतरिक और बाहरी ऐसा कुछ व्यास जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको बनाते हैं फिर से, ऐसी कुछ ये है इस तरह की। अब ये कह रहे हैं कि पहले तो आप इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, जो निकालना बहुत ही आसान है। आंतरिक अगर निकालना है, देखो ऊंचाई तो दोनों की बराबर रहेगी, ये आप बात नोट कर लीजिए कि इसकी जो लंबाई है, जो या ऊंचाई कह लो, है ना, लंबाई ऊंचाई एक ही बात है, क्योंकि इसकी लंबाई ही जो है वो क्या बन जाती है बाद में। देखो नहीं, जितनी लंबी है इसको अगर आप खड़ा कर दो, अभी ये लेटी हुई है, इस पाइप को खड़ा कर दो तो इसकी लंबाई ही इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो लंबाई दी हो ऊंचाई दी हो, बेलन के केस में सेम होता है, ये चीज आप नोट कर लेना। L बराबर है H, मतलब लंबाई बराबर है ऊंचाई, जो कितनी है, जो कि 77 है। और अगर हम बात करें अंदर के बारे में, तो आपको जो भी अंदर के बारे में निकालना है वो आप आंतरिक व्यास की मदद से निकालेंगे, क्योंकि अगर आपको आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए आपको अंदर वाली पाइप के बारे में पता होना चाहिए, मतलब आपको आंतरिक व्यास पता होना चाहिए, आपको आंतरिक त्रिज्या पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बाहर वाले का पूछा जाएगा तो बाहर वाली चीजें लेना, अंदर वाले का पूछा जाएगा तो अंदर वाले की चीजें लेना। अभी हम निकाल रहे हैं आंतरिक व्यास, सॉरी आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा वाला व्यास लूं, मतलब उसकी वैल्यू 2 पाई आर नहीं, व्यास की वैल्यू, व्यास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आंतरिक पूछा है तो हम आंतरिक व्यास ही लेंगे, और इस आंतरिक व्यास की मदद से क्या निकालेंगे, आंतरिक, बताओ क्या हमारे फॉर्मूले में यूज होती है, त्रिज्या मैम। त्रिज्या। तो पहले तो त्रिज्या यहाँ मैम। त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल ली हमने, आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आंतरिक व्यास निकाल लेते हैं, सॉरी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगा, 2 पाई r h, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत की, लेकिन आयत की लंबाई बन जाती है वृत्त की परिधि, तो उसको हम कहते हैं 2 पाई r, और चौड़ाई बन जाती है ऊंचाई, तो उसको हम कह देते हैं h, तो 2 पाई r h। 2 का 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, पाई को हम ले लेंगे 22/7, दिया तो नहीं है कहीं पाई कितना लेना है, नहीं दिया है, तो 22/7 ही ले लिया हमने इसको। और आर यहाँ पर कितना है, रेडियस आपने कहा कि 2 आया है, 2 लिख लिया, और हाइट कितनी है, तो हाइट दोनों की बराबर रहेगी, 77 सेंटीमीटर की दोनों की ऊंचाई है। अच्छा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ये भी ध्यान में रखना है, तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में ही थी, तो सब ठीक था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से कट जाएगा 11, और यहाँ पर गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आ गया, 88 में 11 की फिर गुणा करो और बताओ कितना आ रहा है, 968 9 68 में ठीक है, 968 के आगे सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, तो ये आ गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या क्या हमें लेना होगा, बाहरी वक्र पृष्ठ का मूला मैम। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो हम वही लिखेंगे, 2 पाई r h, लेकिन इसकी मुझे आप त्रिज्या बताइए। 2.2 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जो त्रिज्या है, मतलब जो आर है वो आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। क्यों आएगी 2.2 सेंटीमीटर? क्योंकि इसका जो व्यास था वो कितना था, वो था 4.4 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास 4.4 है, उसको बटा 2 कर लो, तो आपकी जो त्रिज्या जो है वो, अच्छा व्यास से त्रिज्या निकालना आता है ना, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। व्यास अगर आपको दी जाती, मान लो व्यास अगर आपकी 18 है और आपको बोला कि इस व्यास से जो है वो त्रिज्या निकालिए, तो कैसे निकालते हैं? व्यास को आप 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास जो है वो त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, व्यास अगर आपको दिया है, त्रिज्या अगर आपको निकालनी है, तो व्यास को 2 से भाग कर दो, त्रिज्या मिल जाती है। और अगर आपको त्रिज्या दी है, ठीक है, और आपको व्यास निकालना है, तो उल्टा कर दो। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या में 2 की गुणा कर देंगे। चलो इसको मैं बता देती हूँ, मुझे लगता है कुछ बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज है। 36 आएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए, त्रिज्या बराबर है व्यास बटा 2। ठीक है, अगर आपको त्रिज्या का फॉर्मूला याद है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, व्यास भी निकाल सकते हो कि त्रिज्या जो है व्यास बटा 2 के बराबर है। व्यास की वैल्यू निकालनी है तो व्यास को अकेला छोड़ दीजिए, और व्यास के साथ 2 यहाँ पर भाग कर रहा है तो वहां जाके गुणा करेगा, तो 2 गुणा त्रिज्या। तो ऐसे करके आप इनका फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हो। फिर से अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, तो यहाँ से त्रिज्या का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 2 त्रिज्या के साथ गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा, तो व्यास के साथ बटा 2 कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए फटाफट से। कर लिया मैम, ठीक कर है, लिया। रेडियस आपकी यहाँ पर है 2.2 आ गई है, इसका मतलब 2 की जगह पे 2 ही रखेंगे, पाई की जगह पर आ जाएगा 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 2.2, हाइट हमारे पास है 77, 7 से कट गया 11 आ गया, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, करो जरा। तो काफी लंबा आएगा, क्योंकि 22 को 22 से गुणा करना पड़ जाएगा ना, 22 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, तो फिर 11 से, फिर 2 से गुणा, तो ये आएगा 10648 0। यही आएगा मैम। ठीक है, पर यहाँ पर दशमलव तो उन्होंने यहाँ लगाया है, यहाँ पे दशमलव क्यों लगाया होगा? चलो खुद ही गुणा कर लेते हैं, इतना क्या इसमें सोचना। ये आ गया 44, 44 ने 11 की गुणा करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8 4, 484। इसमें गुणा करेंगे 22 की, अभी हमने इसको जो है वो नहीं देखा, क्योंकि इसमें दशमलव अभी नहीं लगाया जानबूझ के, क्योंकि गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 तो 1 9, और क्रॉस यहाँ पर भी वही 4 दूनी 8 और 6 और 9, इनको जोड़िए 8 आ गया, 8 में 6 जोड़े तो 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पर 9 और 1 10, 10 6 16 और 1 तो ये 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, बराबर है 10648 के। और दशमलव कहाँ लगेगा, कितने अंकों से पहले लगेगा? एक अंक से पहले, एक मैम। ठीक है, एक अंक से पहले, मतलब कि यहाँ पर। तो ये आपके पास आ गया किसका, ये आपके पास बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ चुका है। अब आपसे पूछा है कि क्या करो, अब आप टोटल का निकालो, जो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है अब उसको निकालो। ठीक है, अब आपने जो है वो पूरी की पूरी पाइप का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी के लिए हमने क्या क्या निकाल लिया वो देख लेते हैं। पाइप अगर आपकी ऐसी है, तो हमने ये वाला एरिया अभी के लिए निकाल दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है,
ये वाला एरिया हमने अभी के लिए निकाल दिया है अंदर वाली पाइप का, और ये वाला भी हमने एरिया जो है वो निकाल दिया है जो कि है बाहर वाली पाइप का, मतलब कि पूरा यहां से यहां तक का भी। ठीक है, तो अभी हमें किसका एरिया चाहिए? अभी हमें जो है वो किसका एरिया नहीं पता है, हमें पूरे का पता है, अंदर वाले का पता है, लेकिन हमें जो है वो इतने हिस्से का कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का जो एरिया है वो कितना है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर हम इसको वृत्त की नजर से देखें तो अभी हमने क्या किया, इस पूरे वृत्त का मतलब कि बाहर वाले का हमने एक क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, अंदर वाले का भी क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन यहां से यहां जो जगह बच रही है उसका हमें क्षेत्रफल पता ही नहीं है, उसका क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम क्या करें, आंतरिक जो आपका निकला है एरिया, उस आंतरिक एरिया में मतलब अंदर वाले इस एरिया में अगर बाहर वाले का एरिया जोड़ दे, बाहर वाली पाइप का, और साथ में जो बीच में हिस्सा बच रहा है इतना, इसका भी एरिया जोड़ दें, तब आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका निकाल दिया है, ठीक है, इसका निकाल दिया हरे वाले का, और इसका भी निकाल दिया है, लेकिन जो बीच में जगह बच रही है इसका नहीं निकाला, तो इसका कैसे निकालेंगे? बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले उसको जो है वो अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो बचा हुआ एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, अगर बाहर वाले जो हमारा एरिया है उसको अगर हम कर दे सॉल्व, तो देखते हैं अभी कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 2 पाई r² माइनस 2 पाई, अच्छा सॉरी, चलो अगर हम क्या करें, अगर हम इस बाहर वाली परिधि से, ये जो आपकी बाहर वाली परिधि है, इसमें से अंदर वाली परिधि को माइनस कर दें तो हमारे पास खुद ब खुद इसका जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस हरे वाले बाहर वाले जो हमारा स्क्वायर है, सॉरी वृत्त है, उसकी परिधि में से अंदर वाली परिधि को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो इस पीले स्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अभी हमने इस पाइप को ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम इस पाइप को खड़ा करके देखें तो ऐसी ये पाइप होगी, तो हमें जो है वो यहां से यहां तक का जो एरिया बच रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक का जो एरिया बच रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमने करना क्या है, बाहर वाली परिधि से अंदर वाली परिधि को हम माइनस करेंगे, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, इसको माइनस करके निकालिए कितना आ रहा है। तो 2 पाई r, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, और आर की जगह पे बाहर वाला आर कितना था, रेडियस बताइए बाहर वाली, तो वो थी 2.2। ठीक है, और उसमें से माइनस करना है हमने 2 × 22/7 गुणा अंदर वाली रेडियस जो कि है सिर्फ और सिर्फ 2। अब यहां से कॉमन ले लीजिए पहले, तो अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते थे, पर चलो यहाँ पे संख्या वाला कॉमन लेके देखते हैं कैसे लिया जाता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 22/7 है, इसके पास भी 22/7 है, तो इन दोनों को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या क्या बच जाएगा बताओ? अंदर क्या बच गया, यहां से ये ले लिया ना, तो अंदर क्या बच गया? 2.2 मैम। स्मॉल और कैपिटल आर, मैं बताती हूँ अभी कैसे आया, 1 मिनट, और यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो, स्मॉल और कैपिटल आर हमने इसलिए लिया ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये वाली जो रेडियस है ये बाहर वाले के लिए है, ये वाली जो रेडियस है वो अंदर वाले के लिए। अगर हम दोनों को ही छोटा आर लिखेंगे तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दर्शाने के लिए कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ये बाहर वाले के लिए है और ये अंदर वाले के लिए, इसलिए हमने इसको बड़ा लिया और इसको छोटा लिया। ठीक है, ओके मैम। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2.2 में से 2 की माइनस कर दो और बताओ कितना आ रहा है, तब तक इसको मैं कर देती हूँ। जीरो पॉइंट टू। तो ये आ जाएगा 8.8/7। अब इसको भाग कर दीजिए, तो
7 एकम 7, दशमलव का दशमलव, एक हासिल इसके ऊपर चल गया, 18 बन गया, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 दूनी 14। ये तो कुछ गलत आ रहा है। 2 गुना 22/7। अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट। अच्छा यहाँ पर जो है वो परिधि नहीं आएगी। अच्छा एक मिनट, इसको मैं मिटाती हूँ, फिर से इसको समझिएगा। परिधि नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, तो एरिया ही आएगा। ये जो हमने यहाँ पे एक पाइप अभी देखी थी, इसमें हम क्या करेंगे, बाहर वाले का पहले तो एरिया निकालेंगे इसका, और इसका भी एरिया निकालेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, और उनको आपस में माइनस कर देंगे। और क्योंकि ये पाइप है, इसके ऐसे दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका ऊपर की तरफ को है, दूसरा हिस्सा इसका नीचे की तरफ को है, तो इसको हम फिर 2 से गुणा करेंगे। फिर से मेरी बात सुनो, हमें जो है वो बीच वाले हिस्से के एरिया को, क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर वाला जो आपका ये पूरा का पूरा वृत्त है या पूरी की पूरी पाइप है, इसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को जो है वो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन पूरे का नहीं, सिर्फ इसका, सिर्फ बेस रिंग जो होती है उसका, ठीक है। तो एक को मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर वाले में कितने वृत्त हैं, एक वृत्त ये वाला, दूसरा वृत्त ये वाला, तो दोनों का जो है वो पाई आर स्क्वायर है। नीचे भी ऐसा ही होगा, तो इनको अलग अलग करने के लिए मैंने इसको बड़ा ले लिया और ऊपर वाले को मैंने छोटा ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ो तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से जो है वो हमने इसको माइनस करना है, तो हमारा जो बीच वाला हिस्सा है उसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको कॉमन ले अगर हम, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा बाहर 2 पाई, और अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर हमने अंदर इसका वर्ग भी करना है, तो इसको एक बार आप होमवर्क में खुद से ट्राई कर लेना, इसको सिर्फ यहाँ से आगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट अगर आपके पास रहता है तो इसका हम फिर से अगली क्लास में भी सीखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको डाउट रह गया होगा कि कैसे इसका ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, तो इसको हम सीखेंगे कल। लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर लेना। 2 की जगह पे 2 ही रखना है, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, ठीक है। और आर स्क्वायर बड़े वाले की बात करें तो वो है आपके पास 2.2 का स्क्वायर, और बात करें छोटे वाले की तो वो है आपके पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए बस इसका हमने मान के चलते हैं कि अभी के लिए हमने इसका सिर्फ आंतरिक और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाला है। इसका जो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अगली क्लास में अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं इसको फिर से समझाऊं तो आपको इसमें कोई ना कोई डाउट रह ही जाएगा, इसलिए क्यों ना हम इसको अगली क्लास में बिल्कुल शुरू से ही सीखें। और अगली क्लास का हम क्या करेंगे, को जो आपका होता है शंकु, शंकु और गोले की जो विशेषताएं हैं, जो सूत्र हैं, उनको अच्छे से करेंगे, और बेलन का जो आयतन है उसको भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ इनके जो बेसिक बेसिक हैं वो हम जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी आज की क्लास को लेकर के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट एंड मैम, बाय। बाय बाय। मिलते हैं अपनी बाय बाय। अगली गुड नाइट क्लास। मैम, बाय बाय। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट।